ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्यों बनाया गया, इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि देखिए, सभी बिजनेसमैन अपनी बात तो गवर्नमेंट के सामने रख नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्होंने क्या बना दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसका जो मेन काम क्या था, आपसी जो झगड़े थे बिजनेसमैन के उनको सेटल आउट करना, पॉलिसीज कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, या गवर्नमेंट के सामने अपनी कोई बात रखने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बना दिया, जो बिजनेसमैन की तरफ से बात करता था किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी टैक्स से रिलेटेड या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो वो गवर्नमेंट से अगर कोई बात करता था वो किसके मेंबर करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर करते थे। सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आर वॉलंटरी एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मींस खुद बनाया गया, जानबूझ के बनाया गया है, और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मींस इसका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन द पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन इन द जनरल एंड दैट टेरिटरी इन द पर्टिकुलर, मींस कौन किसने बनाया है, ये खुद सभी बिजनेसमैन ने मिलकर बनाया है। किसके लिए, अपने खुद के हितों की रक्षा करने के लिए, कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट कहीं ज़्यादा टैक्स ना लगा दे या हमारे खिलाफ कोई जानबूझ के ऐसी जो बिना वजह कोई कार्रवाई कर दे, ऐसे उन चीज़ों से बचने के लिए सभी बिजनेसमैन ने मिलकर क्या बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि सभी बिजनेसमैन की तरफ से प्रोटेक्ट करता था उनके इंटरेस्ट को। In simple words, we can say that Chamber of Commerce is a representative body of a businessman. Means representative body का मतलब हो गया कि अगर आपसे कहा जाए आपकी क्लास से कि आप बात कर लीजिए प्रिंसिपल सर से या किसी टीचर से बात करेंगे, तो आप सभी बच्चे तो जाके मिलके बात करेंगे नहीं, आप में से कोई एक व्यक्ति ही जाएगा वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, जो मॉनिटर होता है वो सभी की तरफ से जाके किसी टीचर से या प्रिंसिपल से या मैनेजमेंट से क्या करेगा, बात करेगा, अपनी बात रखेगा कि हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बैठने की प्रॉब्लम है, या कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप सभी लोग नहीं जाओगे वहाँ पे। आपकी तरफ से कोई एक व्यक्ति मॉनिटर हो सकता है या कोई और दो व्यक्ति हो सकते हैं, जो बॉयज या गर्ल्स हो सकती है, मीन सभी तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही सभी बिजनेसमैन, क्योंकि पूरे अगर मान लो कंट्री में देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो सभी जाके थोड़ी दिल्ली जाके बैठ के बात करें गवर्नमेंट से या लखनऊ जाके बात करेंगे, उनके सभी की तरफ से, सभी बिजनेस की मैन की तरफ से कोई दो चार व्यक्ति जाके गवर्नमेंट से क्या करेंगे, बात करेंगे, तो वही कहलाते हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहलाते हैं। इसीलिए इसने बोला है वी कैन से दैट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ए बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन की तरफ से बात करता है वो क्या कहलाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इट रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन irrespective to a particular industry or trade। अब आपने देखा होगा हर शहर में, हर दुकान में आपको एक बोर्ड टंगा हुआ मिलता है व्यापार मंडल का, येलो कलर का होता है, कहीं व्हाइट कलर का होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके कहीं पे देखना, हर दुकानदार ने वो बोर्ड क्या है, टांग रखा होता है। वो क्यों टांग रखा होता है, क्योंकि वो उस व्यापार मंडल का क्या होता है, मेंबर होता है। मेंबर होने का मतलब है अगर मान लीजिए आज बंद है मार्केट, तो सभी को मार्केट क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। मींस कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। हड़ताल करनी है तो सभी मिलकर हड़ताल करेंगे और सभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर मान लो दो बिजनेसमैन आपस में डिस्प्यूट है, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले या व्यापार मंडल वाले उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसीलिए बनाया जाता है वो व्यापार मंडल, ताकि आपस में कभी भी कोई भी बिजनेसमैन का आपस में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। और अगर उन्होंने कोई बात गवर्नमेंट से कहनी है तो वो सभी बिजनेसमैन नहीं जाएंगे, उनकी तरफ से कौन जाएगा, व्यापार मंडल वाले, या जो अगर नेशनल लेवल की बात करें तो उनकी तरफ से कौन जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले जाएंगे। सो इन इंडिया एवरी मेजर स्टेट हैज इट्स ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया में हर स्टेट में एक अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जैसे यूपी वालों का अलग है, उत्तराखंड वालों का अलग है, बिहार वालों का अलग है, बंगाल वालों का अलग है। वो किसके लिए बात करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के लिए। एंड एग्जांपल है दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर एफिलिएटेड टू द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ये सारे ज़्यादातर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं ये किससे एफिलिएटेड हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इनका रजिस्ट्रेशन होना क्या है? कंपलसरी कर रखा है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब इसके काम क्या है? अभी तक शायद आपको ना पता चल पाया हो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है क्या। अब पता चल जाएगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्चुअली में है क्या। पहला है काम क्या इसका? रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस कम्युनिटी। मैंने अभी जैसे बताया कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कौन करेगा? मॉनिटर करेगा। कौन करेगा? मॉनिटर। कोई भी अगर उसने सलाह मशवरा कर देना है या कोई प्रॉब्लम है क्लास में तो वो कौन जाके बताएगा? मॉनिटर बताएगा। ऐसे ही सभी बिजनेसमैन की तरफ से कौन कंप्लेन करेगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक्टिंग एज ए स्पोक्समैन। एक्टिंग एज स्पोक्समैन मींस जैसे भी मैंने बताया चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले ही अपनी बात जाके वहां पे रखेंगे। किसकी तरफ से? बिजनेसमैन की तरफ से। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज में कई बार डिबेट होती है तो अलग अलग पार्टीज की तरफ से कोई एक नुमाइंदा आके वहां पे बैठा होता है। वो पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखता है कि हमारी पार्टी ने ये किया है, हमारी पार्टी आगे ये करने वाली है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें वो अकेला व्यक्ति डिस्कस कर रहा होता है पूरी डिबेट में। ऐसे ही सारे बिजनेसमैन की तरफ से कौन बोलता है? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है सेटलिंग द डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मींस होता है मतभेद या प्रॉब्लम्स या दिक्कतें बिजनेसमैन में आपस में। कई बार सप्लाई से रिलेटेड, डिमांड गुड्स से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड कोई भी कई बार क्या हो जाती है कि डिस्प्यूट हो जाता है आपस में। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट अमंग द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स। नेक्स्ट है सेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने भी जैसे बताया कि अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है, मेंबर हैं आप उसके व्यापार मंडल के, तो आपको जो व्यापार मंडल ने नियम बनाए उनको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई शहर संडे को बंद है तो सभी लोग संडे को क्या करेंगे? बंद करेंगे। और अगर मान लीजिए सभी ने हड़ताल करनी है तो कोई भी शॉप वाला या कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस को ओपन नहीं करेगा। सबको वो कोड ऑफ कंडक्ट, एक तो गवर्नमेंट बनाती है रूल्स, वो तो सभी को फॉलो करने हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मींस जो इसके मेंबर होते हैं उनको वो फॉलो करने पड़ेंगे। Providing the facility for educating and research, the Chamber of Commerce की members inform the latest development in the field of business. इंडस्ट्रीज में सेमिनार्स होते हैं, कोई नई चीज आती है तो हर बिजनेसमैन को उसके बारे में क्या किया है? जानकारी दी जाती है। अरेंजमेंट सेमिनार्स कोई आ गया, सेमिनार्स का अरेंजमेंट करना आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स में। हर बिजनेसमैन जो फेमस बिजनेसमैन है या जो ग्रो कर रहा है बिजनेस उसकी वो छपती है फोटो। वो कहाँ से छप के आती है? जब वो सेमिनार करते हैं, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है। ये सारा अरेंजमेंट करने का भी काम किसका है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही है। प्रोवाइडिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, सम चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंटेन स्टैटिस्टिकल ब्यूरो फॉर द प्रोवाइडिंग द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मींस होता है कि आप 12th में पढ़ेंगे, ये तभी मिलता है जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं विदेश में। क्या कर रहे होते हैं? विदेश में जब एक्सपोर्ट करेंगे तो जो विदेशी कंपनी को जो चीज आपने एक्सपोर्ट की है वो आपसे क्या मांगती है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि ये बताता है कि ये जो चीज है आपने अपने देश में ही बनाई है। मींस ये जो प्रोडक्ट आप हमें सप्लाई कर रहे हैं ये कहाँ पे बना है? आपके कंट्री में बना है, मींस आपने ही बना के दिया है। तो ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कई बार क्या होता है कि हमने चाइना से माल खरीदा और उसको पाकिस्तान को क्या कर दिया? बेच दिया और नाम उसके ऊपर किसका लगा दिया? अपना, मेड इन इंडिया कर दिया। तो वो क्या करेंगे? पाकिस्तान वाले आपसे क्या मांगेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन देगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये तभी मिलेगा जब वो चीज आपके देश में बनी होगी। जब नहीं बनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को भी इशू करने का काम किसका है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। नेक्स्ट है द चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेनली इंटरव्यू इन द फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज में है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प इन द इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। FICCI हेल्प इन रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। अब जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिक्कतें कहाँ पे आती हैं? जब एक स्टेट से गाड़ी जो है दूसरे स्टेट में क्रॉस करके जाती है, बॉर्डर पे प्रॉब्लम आती है।
तो जो बॉर्डर वाले हैं वो गाड़ी को क्रॉस करने नहीं देते। उसकी जितने भी परमिशन है, जितने भी पेपर वर्क है, वो सारे कंप्लीट कौन कर रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से एक स्टेट से दूसरी जगह पहुंच सके। और उनका रजिस्ट्रेशन कराना गाड़ियों का, ये सारा काम कौन देख रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखता है। सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स सजेस्ट द पॉलिसी टू द गवर्नमेंट। अब तो जीएसटी आ गया है, ये चीजें हटा दी गई हैं। टैक्स से रिलेटेड अगर इंपोज करना है तो किसी भी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो सबसे पहले किसके साथ डिस्कशन करेगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। क्यों? मान लीजिए मेरे ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो सबसे पहले मुझसे डिस्कशन किया जाएगा कि ये टैक्स हम आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो सभी बिजनेसमैन की तरफ से कौन कर रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिस्कशन कर रहा है कि टैक्स कितना होना चाहिए। आपने भी देखा होगा कई शहरों में जीएसटी के खिलाफ क्या हुआ था, आवाज भी उठी थी कि जीएसटी गलत लगाया जा रहा है, इतना जीएसटी नहीं होना चाहिए। ये जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिस्कशन के बाद ही लगाए जाते हैं गवर्नमेंट। लॉ टू चेक वेट एंड मेजरमेंट, लॉ मींस धोखाधड़ी रोकने के लिए। कुछ जो बिजनेसमैन है कम तोलते हैं या कम चीज देते हैं, पैसे क्या लेते हैं, पूरे प्राइस पूरा लिया जाता है, लेकिन चीजें क्या दी जाती है? कम तोल के दी जाती है। उन सारी चीजों को भी कि क्या पॉलिसी होगी, वेट क्या कैसे रखेंगे आप, कौन से मार्क का यूज करेंगे। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स सजेस्ट वेरियस पॉलिसीज एंड लॉ टू चेक द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मींस होता है धोखाधड़ी या बेईमानी ना करना वेट में या मेजरमेंट एंड डुप्लीकेशन। ब्रांड, डी ब्रांड जिसे बोलते हैं, जो फेमस वर्ड है डुप्लीकेशन का, वो कौन सा है? डी ब्रांड। डी ब्रांड का मतलब है ये नकली, कि आप एक ही ओरिजिनल कंपनी के चीजों को आप डुप्लीकेट कंपनी की चीजों से मिलाकर नहीं बेच सकते। दिस इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ये किसके फायदे के लिए है? कंज्यूमर के फायदे के लिए। भी कम तोलेंगे तब भी कंज्यूमर का नुकसान होगा, और अगर आप डुप्लीकेशन चीज देंगे तब भी कंज्यूमर का ही नुकसान होगा। Promoting infrastructure for smooth flow of trade. Sound infrastructure is very essential. The Chamber of Commerce and Industries collaborate with the government taking up the investment project for construction road, airports, railway station. आपने देखा होगा कि कई जगह पे रोड नहीं होते हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले क्या करते हैं? उनको रोड्स को, डैम्स को बनवाने में, ताकि बिजनेसमैन का जो गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या कर सके? मूव कर सके, बिजनेस अच्छे से चल सके। आए दिन रोड्स को मरम्मत कराना, बनाना, गवर्नमेंट के साथ मिलके ये काम, प्रोजेक्ट्स में काम करना, ये भी सारा काम किसका है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही है। हेल्प इन मार्केटिंग, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प द फार्मिंग कॉर्पोरेट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। मींस अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हेल्प करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को इजीली क्या कर सके? मार्केट में बेच सके। एक्साइज ड्यूटी along with the uniform sale tax, VAT, FICCI try to have the central excise duty for all the state. Excise duty affects the pricing of the commodity. वही बात आ जाती है, excise duty में जो एक स्टेट से दूसरे टैक्स में, स्टेट में जब गुड्स जाते हैं उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को दूर करना, या टैक्स कितना लगेगा। लेबर लेजिस्लेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरवेंस विद द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ लेबर लॉ। आए दिन आपने देखा होगा कि पहले जो था लेबर ज़्यादा स्ट्राइक करती थी, हड़तालें ज़्यादा होती थी। क्यों होती थी? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए आए दिन मजदूर क्या कर देते थे? हड़ताल करते थे। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से ये जो जितनी भी लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए, वर्किंग आवर कितने होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज सेटिस्फाई लेबर कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन द रनिंग इंडस्ट्री। क्योंकि अगर वर्कर सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, तो जो वर्क होगा बिजनेस का वो आराम से चलता रहेगा। इन चीजों को स्मूथली चलाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ लॉ बनाए, जिसके लेबर लॉ बनाए गए, जिसको सभी को क्या करना है? फॉलो करना है। मींस मिनिमम वेजेस है वो इतनी, इससे कम नहीं दे सकते हैं। वर्किंग आवर 8 आवर्स है, इससे ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। काम कराएंगे तो आपको ओवर चार्ज देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है मेन डॉक्यूमेंट यूज इन द इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल है परफॉर्मा इनवॉइस। इट इज ए कंफर्म परचेज ऑर्डर कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन व्हिच बायर एंड सेलर एग्री ऑन द प्रोडक्ट डिटेल एंड कॉस्ट। ए सेल्स कोटा इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस। दिस इज सेंड इन एडवांस ऑफ द कमर्शियल मैन।
परचेज ऑर्डर है ये, मीन जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे, इसमें सारी डिटेल होगी और दोनों ही व्यक्ति परचेजर और सेलर दोनों टर्म्स एंड कंडीशन के लिए क्या होंगे, एग्री होंगे, क्योंकि इनके ऊपर दोनों के क्या होते हैं, साइन होते हैं। कमर्शियल इनवॉइस, दिस डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटी, प्राइस, टोटल वैल्यू एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। कमर्शियल इनवॉइस में भी सारी डिटेल होगी कि कौन सा गुड्स बेचा जा रहा है, उसका वेट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, कितना प्राइस है उसका, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन में इस पेमेंट का क्या टर्म होगा, ऑन द स्पॉट पेमेंट होगी, कितने दिनों बाद होगी। नेक्स्ट आ जाता है लॉरी। लॉरी मींस तो जानते ही होंगे आप लोग, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, ट्रक वगैरह जो गाड़ी से माल उठा के, when goods are sent by road then this receipt is issued by the transporter and it is treated as a document of title। मींस ट्रांसपोर्टर जहां से वो ट्रक आया है और गाड़ी जहां से भरी गई, ये जो स्लिप है, लॉरी रिसिप्ट कौन इशू कर रहा है, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर ने ये लॉरी रिसिप्ट इशू की है, जो वो गाड़ी जो सामान लेके कहीं जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है रेलवे रिसिप्ट। When the goods are dispatched through railway, the railway authority issue the receipt। अगर आप गुड्स को किससे भेज रहे हैं, रेलवे ट्रैक से भेज रहे हैं, रेल से भेज रहे हैं, तो रेलवे अथॉरिटी इशू करेगी। डेबिट नोट क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रखिएगा। ए फॉर्म लेटर इशू बाय सेलर टू एडवाइस द अमाउंट ओड बाय द बायर एंड इनवॉइस इज ए काइंड ऑफ डेबिट नोट। सेलर इशू कर रहा है, डेबिट नोट कौन इशू कर रहा है, सेलर। किसको इशू कर रहा है, परचेजर को। Sometimes the seller issue a debit note when he has charged less price from the buyer than the actual price। Actual price से कई बार क्या होता है, कम प्राइस मिल जाता है, तब भी वो सेलर क्या करता है, डेबिट नोट इशू कर देता है। तो डेबिट नोट कौन इशू करेगा, सेलर। सेलर भी जिसने पैसे लेने, जो पैसे लेगा वो कौन सा नोट इशू करेगा, डेबिट नोट। अब आता है क्रेडिट नोट। इट इज अ मॉनेटरी इंस्टीट्यूट इशू बाय द सेलर दैट अलाउ बायर टू परचेज एनी आइटम और सर्विस ऑन ए फ्यूचर डेट। It is issued by the seller on a goodwill gesture for a sales return। एक होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट भी कौन इशू कर रहा है, सेलर कर रहा है। सेलर क्यों कर रहा है, कई बार क्या होता है, गुड्स उसके पास वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद वो क्या करता है, परचेजर को एक क्रेडिट नोट दे देता है कि मैंने आपको इन फ्यूचर इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा, या इन फ्यूचर आप मुझसे इतने की कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। तो ये कौन इशू करेगा, सेलर करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड। कुछ टर्म्स हैं, पहला है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मींस जब आपको सामान मिलेगा तभी आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अंडर दिस सिस्टम पेमेंट इज मेड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। पेमेंट तभी होगी जब गुड्स डिलीवर किसको कर दिए जाएंगे, बायर को। नेक्स्ट है फ्री ऑन बोर्ड। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्ट एंड बायर हैज टू बियर ऑल लॉस रिस्क एंड लॉस ऑफ डैमेज। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि सेलर जो डिलीवर कर रहा है गुड्स को ट्रांसपोर्ट के जरिए, लेकिन जितना भी उसका नुकसान है वो कौन बियर कर रहा है, बायर। कौन बियर करेगा, बायर करेगा। कॉस्ट एंड फ्राइट। अंडर दिस सिस्टम द सेलर डिलीवर द गुड्स, फ्राइट एंड चार्जेस बोर्न बाय द सेलर बट द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज बोर्न बाय बायर। किराया जितना पड़ेगा वो कौन देगा, सेलर देगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। लेकिन जितना रिस्क होगा वो कौन बियर करेगा, बायर, जिसके वो गुड्स हैं, जिसने वो गुड्स खरीदे हैं, सारा जो उसका रिस्क है वो कौन बियर कर रहा है, बायर कर रहा है। लेकिन जितना खर्चा है गुड्स को वहां तक पहुंचाने का वो किसने पेमेंट किया है, सेलर ने। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। अंडर दिस सेलर बियर ऑल कॉस्ट, फ्राइट एंड इंश्योरेंस चार्जेस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। मींस कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्राइट में सारा जो खर्चा है, सारा रिस्क है, वो किसने पूरा किसने बियर किया है, सेलर ने। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी किसकी बन गई है, सेलर की बन गई है। मींस उसका किराया, उसका इंश्योरेंस और उसके ऊपर वो और बाकी जो खर्चे आ रहे हैं वो सारे कौन पे करेगा, सेलर ही पे करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। दिस इज रिटन इन द अटेम्प्ट टू रिड्यूस द लीगल एबिलिटी for incorrect or incomplete information supplied by supplier is contractual document such as price or list. It is generally used here the information is irrelevant fact changing। Means ये रिटर्न एक्सेप्टेंस है। कई बार क्या होता है, सेलर जो है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है किसको, बायर। प्राइस से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड
उससे रिलेटेड है ये एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। सर नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंडर जीएसटी नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लेविंग ऑफ टैक्स। उन्होंने गुड्स को और सर्विसेज को अलग नहीं रखा है, दोनों पे सेम चार्जेस लगाए गए हैं कि दोनों पे क्या पड़ेगा, सेम टैक्स पड़ेगा। इट विल मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी ऑन। कई बार जीएसटी क्यों लाया गया, क्योंकि हर स्टेट अपना टैक्स लगाता था, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स थे, कुछ डायरेक्ट टैक्स थे। उन सभी टैक्सेस को खत्म करके गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स इंपोज किया, वो क्या कहलाता है, जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसकी कुछ साइलेंट फीचर्स क्या थी, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। Taxable event in GST on happening of which tax liable arise in the simple words, it means when the tax has to be calculated under GST, the tax event is supply of the goods and services. GST is calculated on supply. GST always किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, सप्लाई पे कैलकुलेट किया जाएगा। अर्लियर टैक्स फॉर कैलकुलेट सेपरेट मैन्युफैक्चर से, पहले क्या होता था, जब टैक्स लगाया जाता था मैन्युफैक्चरिंग पे अलग लगता था और जब सप्लाई पे अलग लगता था। जब बेचा जाता था तब अलग, मींस एक ही चीज पे 2 या 3 बार टैक्स लग जाता था। उसी चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स जो लगाया किसके ऊपर लगाया, सप्लाई के ऊपर लगाया। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मींस जगह, प्लेस। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेड व्हेन दे आर कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री। दैट इज व्हाई एक्सपोर्टर आर एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी, इंपोर्टर्स इंक्लूडेड इन द जीएसटी। जीएसटी क्या हुआ कि जहां पे पहुंच गया, अगर मान लो इंडिया में अगर कोई चीज कंज्यूम हो रही है, चाहे वो विदेश से आई है, उसके ऊपर जीएसटी या क्या है, लगाया जाता है। लेकिन एक्सपोर्टेड जितनी भी चीजें थी उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। डुअल जीएसटी इन इंडिया, डुअल जीएसटी मॉडल हैज बीन एक्सेप्टेड। सेंट्रल जीएसटी जिसे बोला जाता है सीजीएसटी एंड स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी जिसे बोला जाता है एसजीएसटी। The government will impose CGST or SGST on both depending upon the consumption. The GST is imposing in the following manner. Interstate supplier, अगर आप स्टेट के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई करते हैं गुड्स पे तो आप पे लगेगा CGST, और अगर आप स्टेट के अंदर ही सेलिंग परचेसिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर लगेगा SGST। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। नो टैक्स विल बी पेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउएवर एक्सपोर्टर गेट बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मींस जो एक्सपोर्ट गुड्स होंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अलग से टैक्स लगता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्टेड गुड्स है उनके ऊपर क्या है, टैक्स लगेगा, क्योंकि वो चीजें कहां पे कंज्यूम होंगी, इंडिया में। इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज अंडर सीजीएसटी। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो कहां पे मर्ज कर दिए गए, जीएसटी। मींस वो सारे खत्म करके एक ही टैक्स लगाया गया जिसको बोला जाता है जीएसटी। फॉलोइंग उसने दे रखी है लिस्ट भी कौन कौन से टैक्सेस को हटाया गया है, जिनकी जगह पे सीजीएसटी लगाया गया है और एसजीएसटी लगाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।